आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 11 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्नों को करेंगे। आज भी आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। पेडागोजी के भी आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं इसको ऑफ कर दूंगा कैमरे को, ताकि आप कंटेंट को अच्छे से देख पाएँ। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं सक्सेस क्लास एप्लीकेशन के, आप इनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत ही गजब लेवल पे फ़ायदा मिलने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपको टेलीग्राम की जानकारी दे देता हूँ। टेलीग्राम का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, और जो पीडीएफ्स आती हैं पढ़ाने वाली, वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। बाकी जैसे ही अपनी क्लासेस काफ़ी हो जाएंगी, फिर अपन रेगुलर बेस पर यहाँ पर आ जाएंगे। और पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एप्लीकेशन पे, आप यहाँ से सारी वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम कैमरे को ऑफ कर देते हैं, ताकि आप अच्छे से क्लास का मज़ा ले पाएँ। तो वीडियो कैप्चर डिवाइस को हम करेंगे ऑफ। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं भाई। आज हम करने जा रहे हैं 11 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्नों को। ये आपके 31 से स्टार्ट होते हैं। जब आप ये 2040 पेज की पीडीएफ में जाओगे, तो ये 31 से स्टार्ट है। 5 और 6 से विभाज्य संख्या आपको बतानी है। मैंने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिया हुआ है, जहाँ से कि आप बहुत ही आसानी से इसको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। इसमें एक सेकेंड। ठीक, हाँ, हमने कैमरे को ऑफ कर दिया है। बस एक और चीज करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। पहले वाले पृष्ठ पे आएंगे हम। फर्स्ट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5 और 6 से विभाज्य है। 5 का रूल आपको पता है, कोई संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, मतलब इकाई अंक 0 हो 5 हो, तो वह 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से तो आप देख पा रहे हैं ना, सभी विभाजित हैं, 0 0 5 0। तो ये 5 से तो सभी विभाजित हैं, यानी हमें 5 का नहीं, अब हमको 6 का चेक करना पड़ेगा। और 6 का चेक करने के लिए 6 कब बनेगा, 2 गुणा 3 करेंगे तब आपका 6 बनता है। यानी हमें 2 का रूल भी चेक करना, 3 का रूल भी चेक करना है। 2 का रूल क्या रहता है, इकाई का अंक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अब वो 2 से विभाज्य होगा। यानी ऑप्शन हटा दें तो ये वाला नहीं होगा। अंतिम अंक आप देख पा रहे हैं 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। बाकी सभी 2 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब हमें अब 3 का रूल चेक करना पड़ेगा। और 3 का क्या रहता है, सभी अंकों का जोड़ कर लीजिए, जो 3 से विभाजित हो जाए योग करने पर, वह अपना डिविजिबल कहलाएगा। ठीक, चलिए हम 3 का मैं अपना वाला रूल बताता हूँ। ये 9 तो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9 बनेगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाए, 8 और 1 9, 9 भी आपका डिवाइड हो जाएगा। नहीं, पूरा नंबर आपका ये हो गया डिवाइड आपका 3 से भी, यानी 2 से हो रहा था, 3 से हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बाकी आपको चेक नहीं करना, करना हो तो कर लेते हैं एक बार। 2 का तो हो ही गया था, 3 से चेक करते हैं भैया। 2 और 1 3 बनेगा, ऐड होने पे कट जाएगा, 6 भी आपका कट जाएगा। 8 और 7 को आप करेंगे, 14 और 1 15, ये भी आपका कट जाएगा। लेकिन क्या 5 आपका 3 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो इसको भी चेक करेंगे तो यह भी 3 से डिवाइड आपका नहीं होगा। अगला वाला करते हैं। 9 का है, कौन सा नंबर 9 से विभाज्य है। 9 का विभाज्य का रूल आपको बताया, सभी अंकों का योग कर लीजिए, आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या मेरा वाला तरीका अपनाते हैं, सीधा 9 बनते जाएं, कट करते जाओ। तो 9 तो कट जाएगा 9 से, इसके बाद 5 और 4 को हम कट करेंगे, 9 से बन जाएगा। 7 और 3 को हम जब करेंगे तो 10 बनेगा। क्या 10 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब एक बच जाएगा, तो आपका ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद में आपका 6 और 3, इसको चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9 बनेगा, कट जाएगा। 8 और 1 9 बनेगा, कट जाएगा, हटा दिया। 4 और 2 6, नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, मतलब 9 बनते जाओ और कट करते जाओ। यदि ऐसा पूरा कट गया तो समझ लो 9 से डिविजिबल होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं भैया हम। 7 और 5 को आप जोड़ोगे तो आपका बनेगा 12।
12 और 6 जोड़ोगे तो 18 बन जाएगा। 18 तो कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, इसको चेक कर लेते हैं। आप 7 और 2 9, 7 और 2 9 आपका कट जाएगा, 7 और 2 9, हाँ कट जाएगा, ये पेन नहीं चल रही। हाँ 7 और 2 9 आपका, थोड़ा ऊपर करते हैं भाई, देखो भाई 7 और 2 तो आपका कट जाएगा ना, 9 बन के। उसके बाद 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18, यानी 18 बनेगा यहाँ पर। यानी ये आपका 9 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला वाला करते हैं। अब यदि यहाँ पर ए होगा, इफ ए एंड बी, यहाँ पे ए है, इफ ए एंड बी, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यू 1 है, हम विषम ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 है। ये विषम संख्या है तो कौन सी अब सम संख्या बतानी। ए और बी विषम थी, हमने विषम मान लिया, उदाहरण के माध्यम से चलेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो 1 + 3 करेंगे तो आपका तो 4 बन जाएगा, प्लस सम संख्या बन गई। हाँ, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगले चेक ही नहीं करना, लेकिन कर लेते हैं। 1 + 3 + 1 हम रखेंगे तो कितना, 3 और 1 4 और 1 5 बना, सम नहीं बनी, विषम बन गई। ए भी करेंगे, 1 × 3 करेंगे तो आपका 3 बन गया, विषम बन गया, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ए बी +2 करेंगे, ए बी यानी 1 × 3 + 2 करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5 5, ये भी विषम बन गया। सम बनाना था, सम केवल ऑप्शन ए में बन रहा था। अगला वाला करते हैं अब हम। चौथा वाला सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हो, 345 ये दिए हुए हैं, 300 की रेंज में ही है। तो पहली बात है, दो 2516 को आपको 37 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो 17 का जो स्क्वायर वर्ग आएगा उसको आप इसमें ऐड कर दोगे, तो पहला नंबर क्या होगा, 1516 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 37 से। 37 प्राइम नंबर है, 37 का टेबल नहीं आता, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 37 का 25 को तो डिवाइड कर ही नहीं पा रहा, 37 को हम 6 बार करके देखते हैं। 6 7 है 42 का 2, कैरी का 4 जाएगा, 18 18 और 4 आप जोड़ोगे तो 22, 222 आ जाएगा, 222 आ जाएगा। 222 का इसमें 37 जोड़ के देखो, क्या पता कि 251 आ जाए, 9 5 में 259 ज्यादा आ जाएगा, 251 से, मतलब 6 बार में ही अपना काम बनेगा, 6 बार में। 6 7 एक चेक कर लेते हैं, 6 7 42 का 2 आ जाए, कैरी का 4 जाएगा, टीचिंग 18 18 4 22, ठीक है, माइनस कर लेते हैं भैया। एक में से तो जाएगा नहीं, 11 में से, 11 में से जाएगा तो आपका ये बचेगा 9, कितना बचेगा 9, यहाँ पे 4 बचा, कैरी दे दिया था, 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 29। अब 6 को नीचे उतार लो, डिवाइड तो होगा नहीं, 29 37 से। अब फिर मल्टीप्लाई करो आप, कितनी बार में आपका 37 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 296 आया, 10 बार में तो भैया 370 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। 7 बार में 49 नहीं, 8 बार में, हाँ 8 बार में आ जाए, क्योंकि इकाई अंक 6 चाहिए। तो 8 सिंह सतु अटू 56 का 6, कैरी का 5 जाएगा, 8 तिया 24, 24 और 5 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, मतलब आपका 8 बार में चला गया। पहले कितनी बार में चला गया, 6 बार में, दूसरी बार करा तो 8 बार में, नहीं 68 बार में डिवाइड हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 68, प्लस 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आ जाएगा, 289 में 68 को आप ऐड कर लो इकाई अंक से, 8 दूनी 16 और 17, इकाई अंक आएगा आपका 7। तो मैं सीधा 68 को इसमें जोड़ा, इकाई अंक 7 जिसमें भी हो वो आपका आंसर है, पूरा ऐड ही नहीं करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला वाला करते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देख लो ऑप्शन कौन कौन से दिए, 22 33 66 30। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, और फिर ये डिवाइड में है। तो 185 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 नम 18, 2 दूनी 4, फिर एक कैरी का बच जाएगा, डिवाइड ना जाने का पॉइंट लगाओगे, फिर जीरो करोगे, 5 बार में जाएगा, प्लस 72.5 बराबर में क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, 5 और 5 ये तो आपका, मतलब आपका 10 बन जाएगा, 10 का जीरो आएगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, मान लो हम जीरो लगा देते हैं, कैरी का बन जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 बनेगा। 7 और 9 को आप ऐड कर ली, 7 दूनी 14 15 16, 165 बन जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो हम हटा देते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 2 था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो भाई सिंपल सी प्रोसेस बची है, आप 165 इक्वल 0.2 कर लो, इक्वल क्वेश्चन मार्क, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 जीरो लगेगी। अब 2 से कैंसिल कर लो, 5 बार में जा रहा है, 5 से कैंसिल कर लो, 5 तिया 15, कैरी का बन जाएगा, 5 तिया 15, 33 इस ऑप्शन में होगा, वो राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला वाला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसे ऊंचाई एल इकाइयों और चौड़ाई बी इकाइयों के आयत में फिट किया जा सकता है। LB/2, LB/4, LB/3 या फिर LB। हम डायग्राम बनाते हैं इस कंडीशन के लिए। एक का जो त्रिभुज है उसे आयत में फिट किया जा रहा है, तो पहले तो हम एक आयत बना लेते हैं।
ये हमने बना लिया आयत, ये अपना बन गया आयत। अब इस आयत में किसको फिट किया जा रहा है? त्रिभुज को फिट किया जाता है। हम इसमें त्रिभुज को फिट कर देते हैं, त्रिभुज फिट हो गया। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो एल है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? बी है। विड्थ कितनी है? बी। तो आपको इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। जब सेम पैरेलल के बीच में जो सेम बेस हो, सेम आधार हो, ठीक, तो आपका जो बेस होता है ना, जो अंदर बनने वाले ट्रायंगल का, वो हाफ हो जाता है पूरे का। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल बी आएगा। तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा? एल बी अपॉन टू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताता हूँ। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ दिख तो गया, 1/2 का 1/2, बेस कितना है? बेस आपका बी है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई यहाँ पर आपकी एल है। ऊंचाई कितनी है? एल है। तो यहाँ पे आपका एल बी अपॉन टू यहाँ से भी बन गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया। दोनों तरीके से हमने देख लिया। अगले वाले प्रश्न को करेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सही है? एक रेखाखंड में दो अंतबिंदु होते हैं। हम रेखाखंड बनाते हैं, ये रेखाखंड, इनको बोलते हैं एंड पॉइंट। मतलब इनके, अब इस तरफ हम इनको बढ़ा नहीं सकते, इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। एक होती है रे, एक होती रे। रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है, एक अंतबिंदु होता है, इसको बोलते हैं किरण या रे, किरण या रे, रे। एक होती है लाइन, लाइन में कोई सा भी अंत्य बिंदु नहीं होता, लाइन को आप जितना चाहो उतना दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। और किरण को केवल आप एक तरफ बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक अंत्य बिंदु होता है। जब अंत्य बिंदु आ गया तो आप उसको और एक्सटेंड और विस्तारित नहीं कर पाओगे। एक रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होते हैं, हाँ सही कहा। एक रेखाखंड का कोई अंत्य बिंदु नहीं है, गलत बात है। जबकि दो रेखाखंड, रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होते हैं। अ लाइन हैज वन एंड पॉइंट, क्या वन एंड पॉइंट होता है? नहीं। यदि वन एंड पॉइंट होता तो वो तो किरण बन जाती, रे बन जाती, तो ये भी नहीं होगा। अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट, एक रेखा के, एक रेखा के दो अंत्य बिंदु होते हैं, ये तो गलत बात है। एक लाइन है और उसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, लाइन के कभी भी दो अंत्य बिंदु नहीं होते, रेखाखंड के होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हमने तीनों को समझ लिया, लाइन सेगमेंट को समझ लिया, लाइन को समझ लिया, और हमने रे को समझ लिया। अगले वाले प्रश्न को करेंगे अब हम। त्रिभुज का अंतः केंद्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो इन सेंटर है ट्रायंगल का, किसके द्वारा होता है? तो माध्यिका के द्वारा, कोण समद्विभाजक के द्वारा, लंब समद्विभाजक के द्वारा, ऊंचाई के द्वारा। अब तीन चीजें आ गई, हम तीनों को समझ लेते हैं। इन सेंटर जो होता है ना, एंगल बाइसेक्टर के द्वारा, कोण समद्विभाजक के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन हम तीनों को समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं माध्यिका, हमने बनाया त्रिभुज, त्रिभुज बनाया। त्रिभुज, माध्यिका क्या होती है? जब सामने वाली जो शीर्ष रहता है ना, भुजा जो शीर्ष रहता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, भुजा को हम दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे माध्यिका। इसने बराबर भागों में कर दिया। इस वाले शीर्ष से, इस वाले वर्टेक्स से भी हम सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में कट करेंगे। फिर इस वाले शीर्ष से भी हम सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में कट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो बिंदु मिलेगा ना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किससे मिलकर बनता है? माध्यिकाओं से मिलता है। माध्यिकाएं जब जहां मिलती हैं, उस केंद्र को, सेंटर को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको बोलते हैं केंद्रक भी बोलते हैं। यानी माध्यिकाओं से क्या बनता है? केंद्रक बनता है। याद रखिएगा, अंतः केंद्र नहीं बनता। ये हम समझ गए। और जो माध्यिका रहती है ना, ये 2:1 में जाती है। जिस तरफ वर्टेक्स रहता है ना, जिस तरफ शीर्ष रहता है, उस तरफ की लंबाई अनुपात में 2 रहती है, और दूसरी तरफ आपकी 1 रहती है। और जिस भुजा को ये डिवाइड कर रही होती है ना माध्यिका, ये और ये दोनों का अनुपात 1:1 रहता है। तो मतलब माध्यिकाओं का जो बिंदु है, जहां इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो आपका केंद्र कहलाएगा। एंगल बाइसेक्टर की भी यही कहानी रहती। अपने पास त्रिभुज है, इसके वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर को आप आगे ले जाओगे, इसके एंगल बाइसेक्टर को आगे ले जाओगे, मतलब इसके मतलब एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो वर्टेक्स पे जो बनने वाला एंगल है, वो दो बराबर भागों में कट रहा है, जिस लाइन के द्वारा। जहां पर मिलेंगे उसको बोलेंगे हम इन सेंटर। क्या बोलेंगे? इन सेंटर, केंद्रक बोलेंगे। इन सेंटर क्या बोलेंगे? सॉरी, अंतः केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र बोलेंगे। तो क्या पूछा प्रश्न में हमसे? यही पूछा था, उत्तर ये हो गया। ऑप्शन को, अगले वाले को भी समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर, अब ये आपका हो गया
इसमें क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस भुजा का जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे यानी बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री को बराबर भी कट कर दो, 90 डिग्री का एंगल बना है, वैसे ही आप इसका भी करेंगे, वैसे ही आप इसका भी करेंगे, यानी तीनों जिस बिंदु पे मिलेंगे वो आपका हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और एल्टीट्यूड, सॉरी इसमें हमने, नहीं नहीं इसमें ऑर्थो सेंटर नहीं, ऑर्थो सेंटर आपका बनता है इसमें, ऑर्थो सेंटर आपका इसमें बनता है, शीर्ष केंद्र बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपका एल्टीट्यूड वाले केस में बनता है, एल्टीट्यूड वाले केस में। लंब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपका क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो बनता है वो आपका सरकम सेंटर बनता है। क्या बनता है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, इससे बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, परिकेंद्र बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर आपका क्या रहता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ऑर्थो सेंटर आपका कब बनेगा, जब सामने वाली भुजा से, सामने वाले जो, सॉरी सामने वाले जो शीर्ष से, वर्टेक्स सामने वाली भुजा पे लंब डालोगे आप, क्या डालोगे, लंब डालोगे, एल्टीट्यूड खींचोगे, एक परपेंडिकुलर डालोगे आप। तो वैसे ही आप इस वाले से भी इस पर भी आप परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पर, फिर इससे भी आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये जो है ना ये आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक, एंगल वाई सेक्टर आपका कब बन रहा है, एंगल वाई सेक्टर हमने देख लिया, अंतः केंद्र इन सेंटर, ठीक, ये हमने देख लिया, ये आपका राइट आंसर था। मतलब एंगल वाई सेक्टर से आपका इन सेंटर बन रहा है, अंतः केंद्र बन रहा है। माध्यिकाओं से आपका क्या बनता है, सेंट्रोइड बोलते हैं इसको, कई बार केंद्रक बोलते हैं, कई बार इसको गुरुत्व केंद्र भी बोल देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपका परिकेंद्र बनता है, सरकम सेंटर बनता है, अभी हमने देखा। एल्टीट्यूड से आपका लंब केंद्र बनता है, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इसको। हमने चारों चीजें देख ली। अगला वाला करते हैं, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं इसके, कौन सा केंद्र कहाँ। संपूरक कोण की बात करें, संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका जो सम रहता है ना वो 180 डिग्री रहता है। तो संपूरक कोणों का अनुपात आपको दिया है, मतलब जो 180 है, 180 है वो किसकी वैल्यू होगी, दोनों अनुपातों की मिलाकर होगी, ये होगी 36 की वैल्यू, 17 और 19 को आप जोड़ो, 17 दूनी 34 और 2 36, तो ये हो गई। अब आपको वैल्यू बतानी, आप कैंसिल करोगे, 18 से 10 बार में जाएगा, 18 से 2 बार में जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 5 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी 5 वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई। आपको किसका मान बताना, 19 वाले का बताना, 19 से गुणा कर दो, 17 वाले का बताना है, 17 से गुणा कर दो। 19 पंजे 95, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका जहां 95 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और दूसरा वाला 17 पंजे 85 आपका ये हो जाएगा। सप्लीमेंट्री के बहुत सारे आए, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो दो एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री लेके हल कर देना है। जब कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, पूरक आ जाए, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण 3:2 के अनुपात में है, छोटा न्यून कोण बताना है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है, जो एक कोण रहता है ना, एक एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, बाकी के दो एक्यूट एंगल रहते हैं, न्यून कोण रहते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 0 से बड़े हो और 90 से कम हो, उनको न्यून कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, यानी अब जो एंगल बचे, एंगल बचे, मुझे बताओ, जो त्रिभुज रहता है उसकी सभी सभी कोणों का योग कितना रहता है, 180 डिग्री। यदि राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, समकोण त्रिभुज आ गया, तो ये वाला तो आपका 90 डिग्री, तो बाकी के जो दो बचे उनका योग कितना हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा 90 डिग्री। यानी आपको जो दो न्यून कोण दिए हैं ना, इन दोनों का अनुपात आपको दिया है 3:2, 3:2, और इन दोनों का टोटल वैल्यू हम पूछें तो कितना रहेगा, 90 रहेगा, और 90 किसकी वैल्यू है, दोनों का मिला करके होगा, दोनों न्यून कोणों का मिला करके होगा, तो 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 की वैल्यू है, इनटू छोटा वाला बताना है, छोटा वाला कितना है, 2 है, तो 5 से कैंसिल करोगे, 5 एकम 5, कैरी का 4 जाएगा, 5 40, 18 दूनी 36, तो छोटा वाला आपका 36 आ जाएगा। अगला वाला करते हैं। अब सामान्य रूप बताना है, आपको दिया है 5.04, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 5.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। जब भी आपको यहाँ पर माइनस पावर दी गई हो और पॉइंट को आपको इस तरफ ले जाना होगा, जब आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो आप कितने कदम चलाओगे, जितनी माइनस पावर होगी। हम जीरो लगा लेते हैं, कुछ लगा ली। माइनस पावर 5 है तो आपको 5 कदम लेके चलना है इसको, 1 2 3 4 5, यानी जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी पॉइंट के जीरो पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, जहां पर भी पॉइंट के बाद 4 जीरो होंगी वो आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नहीं तो मैं दूसरा वाला तरीका भी आपको बता देता हूँ, 5.04 इंटू 10⁻⁻5 है,
10⁻⁻5 है। और जो 10⁻⁻5 है, जब नीचे आएगा तो 10⁵ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10⁵ बन जाएगा। और इस पॉइंट को भी जब आप हटाओगे, इस वाले पॉइंट को भी जब आप हटाओगे, तो नीचे क्या हो जाएगा? चलो पहले हम 10⁵ को हम ऐसे कर लेते हैं, 5 जीरो लगा लेते हैं मन के बाद, 5 जीरो लगा ली। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितनी जीरो? 2 जीरो और आ जाएंगी। तो आपका बन गया 504 बटे, मैं सीधा 504 कर देता हूँ, 504 बटे ये आ गया। अब बन के बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, यानी आपको अब दशमलव लगाना है तो 7 अंक पहले लगाना है। तो आप यहाँ मान लो दशमलव था, तो आप और आगे ले जाना है, 1 2 3 को जीरो लगा लेते हैं तभी जाएगा वो। इसको रफ करते हैं, वहाँ 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा तो 0.0000504, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। गणित की शिक्षण विधि जो कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। विश्लेषण विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रेरक उत्प्रेरक विधि, या फिर आपका, बस इतना ही था। इंडक्टिव डिडक्टिव का यूज तो हम करते ही हैं, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग भी करते हैं हम। और विश्लेषण का मतलब है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, तोड़कर बच्चे को समझाना। तो इस मेथड का भी हम यूज करते हैं, संश्लेषण का प्रयोग भी करते हैं, संश्लेषण मतलब जोड़ना। लेक्चर का यूज नहीं करती, ये बड़ी क्लासेस में काम आता है, व्याख्यान विधि। अगले वाले प्रश्न को करेंगे। राजेश वाइस 3 kg 500 शुगर। एक सेकेंड। हाँ, इसमें रेशो निकालना था इस वाले क्वेश्चन में। सिंपल सा प्रश्न है ये भी। राजेश 3 kg 500 ग्राम चीनी और 4 kg 900 ग्राम चावल खरीदता है, तो चीनी और चावल का बताना है। मतलब रेशो तो सीधा सीधा पूछा है, चीनी पहले चावल बाद में। तो इसको आप ग्राम में बदल लो। 3 किलो में कितना होता है? 3000, तो आपका 3500 ग्राम बन जाएगा ऊपर वाला। नीचे वाला आपको आपका 4900 ग्राम बन जाएगा। 4 kg में 4000 ग्राम होता है, 4000 ग्राम में 900 जोड़ोगे तो 4900 ग्राम। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, 7 से 7 पंजे 35, 7 सतैया 49, 5:7 ऑप्शन सी में है आपका राइट आंसर। गुणनफल बताना है इस वैल्यू का, 2y 14y 3y क्यूब 15y स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2y मल्टीप्लाइड बाय 14y मल्टीप्लाइड बाय 3y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 15y स्क्वायर। पहली बात तो हम जब भी जो कोई वेरिएबल रहता है, जो चर रहता है, उसकी पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए y की पावर 2 है, मल्टीप्लाई y की पावर 5 है, तो ये हो क्या जाता है, y की पावर 2 + 5 हो जाता है। मतलब पावर ना जुड़ती हैं, पावर क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो यहाँ पर y की पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कितनी? 3 और 2 5, 6 7, तो y की पावर 7 आएगा। मतलब ये तो अपने आंसर होने ही नहीं है किसी भी हाल में। अब 2 का 14 का 3 का 15 का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। 14 दूनी आपका 28 और गुणा 3 गुणा 15, 8 है 24 का आपका 4 आ जाएगा, कैरी का 2 जाएगा, 3 दूनी 6 7 8 15, 15 चौके आपका 60 का 0, कैरी का 6 जाएगा, 15 अट्ठा 120 और 6 126, 1260 बाई की पावर 7। बाई की पावर 7 तो इनका आ ही गया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला वाला। दो संख्याएं आपको दी हैं 3:5 में, इनका अंतर आपको 18 दिया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। रेशो वाले मेथड से करेंगे। हमें संख्याएं कितनी दी हैं? 3:5। आप चलो एक्स वाली मेथड बता देता हूँ पहले मैं। हमें दो संख्याएं दी हैं, तो पहली वाली को हम 3x मान लेंगे, दूसरी वाली को हम 5x मान लेंगे। इनका अंतर, यानी आपको बड़े वाले में से 5x माइनस 3x आपको कितना दिया है? 18 दिया गया है, तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो 2x की वैल्यू 18, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है, 5x बताना है, 5 × 9 कर लो, आपका 45 राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, रेशो वाला। अब आपको अनुपात दिया है 3:5, अनुपात दिया है 3, अंतर
आपको जो वैल्यू दी है, वैल्यू अपॉन रेशो होता है, संख्या बटे उसका अनुपात लिख दो। संख्या क्या दी, 18 दी है, लेकिन 18 क्या है, अंतर है, अंतर भी रेशो का लेना पड़ेगा। 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 आ जाएगा। कट करोगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 को कौन सी संख्या बड़ी बताना है, तो बड़े वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45, आपका राइट आंसर। आपसे यदि छोटा वाला पूछते तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते, बहुत सिंपल तरीका था। अब इसमें आपको ट्रिप्लिकेट रेशो बताना है, त्रिघाती अनुपात बताना है। इनका कुछ नहीं करते, जब ट्रिप्लिकेट रेशो पूछते हैं क्यूब कर देते हैं। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, 4 का क्यूब करोगे तो आपका 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आधार 10 स्थानीय मान मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूं की अवधारणा विकसित करते समय एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग करता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है कक्षा में कुछ मस्ती करने और एक रास्ता तोड़ने के लिए। केवल क्या फन के लिए किया जा रहा है या केवल एक रास्ता तोड़ने के लिए किया जा रहा है ये चीज। आधार 10 और स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए, योगात्मक मूल्यांकन करने के लिए, तो कहीं से कहीं तक नहीं है। छात्रों को दहाई और इकाई की अवधारणा से परिचित कराने के लिए पॉसिबिलिटीज है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज इसकी भी है। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना, आधार 10 और स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए उसमें दिया भी गया था कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। मतलब हम डेवलप ही किसको कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ बेस 10 को तैयार कर रहे हैं और प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को रेडी कर तैयार कर रहे हैं, तो ये वाला आपका आ जाएगा। उनकी अवधारणा को और मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है। अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। ये काफी सारे क्वेश्चन हम चेक कर चुके। निम्नलिखित समीकरण का मान बताना, इसका मान आप बताइए। गुणा की जगह प्लस कर लो, भाग की जगह माइनस कर लो, तो 39 की जगह 39 ही रहेगा। गुणा की जगह क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, प्लस 23। भाग की जगह आप माइनस कर लोगे, -21। गुणा की जगह आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो इनको ऐड कर लो भैया, 39, 23 और 5 को आप ऐड कर लो। पहले इनको ऐड कर लो, 9 और 3 जोड़ोगे तो 12 और 2 कैरी का 1, 3 2 5 और 1 6, -21 + 5। पहले ऐड कर लो, आपका 67 आ जाएगा। 65 और 5, 21 घटा दो आप। 21 घटाओगे इसमें से 6 4 46, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आप ये आपका राइट आंसर। अगला वाला, ये भी वही का वही क्वेश्चन है। 80 की जगह 80 रहने दो। आप प्लस को गुणा लिख रहे हैं, माइनस को क्या लिख रहे हैं, माइनस। माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह हम भाग कर देंगे 20। और भाग की जगह क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, 20 + 10। और प्लस की जगह प्लस का अर्थ गुणा, गुणा 6। गुणा का अर्थ माइनस, माइनस। गुणा का अर्थ माइनस, -4। बराबर बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो 80 को 20 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 10 सिंह 60 आ जाएगा, -4 ऐड करोगे 64 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपका 60 राइट आंसर आ जाएगा। अगले वाले को करते हैं। ये आप करोगे HWA। इनको आपको एक्सचेंज बहुत सिंपल सा है भैया, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना और इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, आ जाएगा। ये भी आपके लिए HWA। यहाँ पर भी इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, आ जाएगा आंसर। गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ता की एक सूची तैयार की जो निम्नलिखित में से एक नहीं है। मतलब वैसे तो गार्डनर ने 7 जो बुद्धि 7 प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन यहाँ पर पहले उन्होंने 7 दी थी, फिर 8 भी ऐड करी, फिर बाद में एक और ऐड करी। लेकिन जब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी, तो 8 टिक करना, ऐसा सीडीपी में आएगा। तो यहाँ पर 7 प्रकार की बुद्धियों में से कौन सी नहीं है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये तो उनकी है। स्पेसियल इंटेलिजेंस, विशेष बुद्धिमत्ता, ये भी है। स्थान वगैरह का पता लगाना, दूरी का पता लगाना, इसमें आ जाता है। इसमें कायिक गतिकी बुद्धि, ये भी है। भावनात्मक ये नहीं है, ये गोलमैन ने दी थी। ये किसने दी थी, डैनियल गोलमैन ने, उन्होंने दी थी ये। ठीक, आप 7 प्रकार की बुद्धि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और जो डैनियल गोलमैन है, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट रखा था। 7 प्रकार की बुद्धि आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी हैं। लिंग्विस्टिक भी होती, म्यूजिकल भी होती, इंटरपर्सनल भी होती, इंट्रापर्सनल भी होती है। इंटरपर्सनल में मतलब दूसरे व्यक्ति से संबंधित होता है, इसे बोलते हैं अंतरव्यक्तिक। अंतरव्यक्तिक भी बोलते हैं। ये इंट्रापर्सनल होती है, मतलब खुद के बारे में सोचने की कैपेसिटी इसमें रहती है। अगला वाला करेंगे। विभेद, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों और निम्न उपलब्धि
प्राप्तकर्ताओं के बीच विभेद करने के लिए परीक्षण की विशेषता है? वैलिडिटी, डिफरेंशियबिलिटी, भिन्नता, निष्पक्षतावाद या विश्वसनीयता? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। भिन्नता, डिफरेंस पता कर रहे हैं ना हम उनमें, उच्च उपलब्धि वाला, निम्न उपलब्धि वाला, हम भिन्नता पता कर रहे हैं यहाँ पर। सिंपल सा प्रश्न था वो। एक शिक्षक एक ऐसे बच्चे को परामर्श देने का प्रयास कर रहा है जो दुर्घटना के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। विद्यालयों में परामर्श के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? काउंसलिंग का प्रश्न है। लोगों को आरामदेह बनाने के लिए उपसामक उपायों के बारे में, यह लोगों को अपने स्वयं के विचारों का पता लगाने की अनुमति देकर आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में सर्वोत्तम संभव सलाह देने के बारे में, या यह केवल पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है? ऐसा तो किसी भी हाल में नहीं है। आत्मविश्वास को निर्माण कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आरामदेह ओनली ये वाला नहीं होगा इसमें। जहाँ लेजीनेस की बात आए वो प्रश्न आपका कभी सही हो ही नहीं सकता। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी नकल की भूमिका पर केंद्रित है, इमिटेशन पे फोकस है। किसी भी हाल में रचनावाद नकल करने पे फोकस नहीं है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। स्मरण के माध्यम से जानकारी को याद करने, रेक्टिफिकेशन आ गया यहाँ पर भी, ये भी नहीं आएगा। शिक्षक की भूमिका पर जोर देता है, ऐसा नहीं है। यह फोकस करता है इस पर, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है रचनावाद। अगले वाले प्रश्न को करेंगे। तर्क का कौन सा रूप परिसर के एक सेट से एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है? तर्कवाद। तर्क का कौन सा रूप पूछा है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं। तर्क का कौन सा रूप परिसर के एक सेट से एक निष्कर्ष, एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है? तर्कवाद, निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क या संभाव्य? तो आपने देखा एक परिसर के एक सेट से विशिष्ट निष्कर्ष, हम मतलब एक विशिष्ट निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं हम एक उदाहरण की ओर जा रहे हैं, हम एक उदाहरण की ओर जा रहे हैं। ठीक। तो इसमें आपका निगमन सॉरी, इसमें आपका एक सेकंड, ऑप्शन आपका डिडक्टिव भी दिया है और आपका आगमनात्मक भी दिया है। इसको हम देखें, आगमनात्मक क्या करता है आपका? सामान्य से ये आपका चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ये आपका चलता है विशिष्ट से, विशिष्ट से, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। या ये आपका चलता है नियम से, नियम से उदाहरण की ओर। और ये आपका चलता है उदाहरण से, उदाहरण से नियम की ओर, नियम की ओर। तो यहाँ से आपसे मतलब एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, मतलब आपका निगमनात्मक आएगा। आपका क्या आएगा? निगमनात्मक। मैंने ऐसे याद किया था, जो नियम होते हैं वो बहुत सामान्य होते हैं, जो उदाहरण होते हैं वो बहुत विशिष्ट होते हैं। आप ऐसे याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये समझाया गया है, आप इसको रीड कर सकते हो बाद में। RCEM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम है इनपुट, आउटपुट, फिर प्रोसेस होगा, या पहले आउटपुट आएगा फिर प्रोसेस होगा फिर इनपुट होगा, पहले प्रोसेस होगा फिर इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा, या फिर पहले इनपुट होगा फिर आउट प्रोसेस होगा फिर आउटपुट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। पहले इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होती, फिर आपको आउटपुट मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला वाला, इकाई की संरचना पर आधारित है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर पे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे। इसमें दोनों आएंगे। इकाई की जो संरचना है विषय वस्तु पर भी आधारित है और शिक्षण के उद्देश्य पर भी आधारित है। अगला, एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक से संबंधित होना चाहिए, परीक्षण योग्य हो, टेस्टेबल हो, स्मॉल हो, एट्रैक्टिव हो। ये तो किसी भी प्रकार से नहीं, एट्रैक्टिव भी कोई मुख्य विशेषता नहीं है उसकी। हाँ, एट्रैक्टिव होना चाहिए लेकिन बहुत खास विशेषता नहीं है। केवल शिक्षक से संबंधित होना चाहिए, किसी भी प्रकार से ये तो नहीं है भाई शिक्षक से भी संबंधित हो, पाठ्यक्रम से भी संबंधित हो और शिक्षार्थी से संबंधित हो। तो इसमें टेस्टेबल आएगा, परीक्षण योग्य हो भाई, उद्देश्य, उद्देश्य का परीक्षण किया जा सके। अगले वाले को करेंगे हम।
ये आपके लिए है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड में मौलिक रूप से पूरी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया शामिल होती। कक्षा कक्ष में, स्कूल में, सोसाइटी में, होम में। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देना है आपको, इसमें कंफ्यूज हो गया आप। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड कहाँ पर होती? कंप्लीटेड फंडामेंटली क्लासरूम में, स्कूल में, सोसाइटी में, घर में। ऐसे प्रश्नों को 2 या 3 बार आप पढ़ा किया करो, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये आपके लिए था। तो ये अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए और आशा करता हूँ कि आपको क्लास के सारे कंसेप्ट ये समझ आए हुए होंगे। और ये अपने टेस्ट सीरीज है, आप इनको जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब सोचिए PYQ को इस गजब तरीके में दिया जा रहा है, आपने ऐसा सोचा भी नहीं हुआ होगा। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी हुई है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।